कि आपको आमदारगी का टिकट नहीं मिला, आप एक सीट के दावेदार थे, आपकी एक मांग थी और आपको टिकट नहीं मिलने की वजह से मामला बढ़ा। ये सही है साहब? बिल्कुल सही है, 100% सही है। महाराष्ट्र की सियासत इन दो पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती थी। पूरी सियासत इस इर्द गिर्द घूमती थी। किसका मफाद वाबस्ता था? वंचित बहुजन अघाड़ी का या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का? कौन कसूरवार है? और अगर कसूरवार है तो मेरा मुसलमानों के, आपके चैनल के जरिए मुसलमानों से गुजारिश है कि ये दोनों पार्टियों में से अगर जो कसूरवार है उसको सजा दो। आप मुसलमानों की ताकत कोई मामूली ताकत नहीं है। उन्होंने अपनी बलबूते पे, अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर यहां के औरंगाबाद के नक्शे को पूरा बना के इधर से उधर कर डाला और बड़े बड़े सियासतदान को सोचने पे मजबूर कर डाला कि मुसलमानों के साथ क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। कौन तोड़ा ये इत्तेहाद? कौन कसूरवार था? सामने लाओ उसको। और ये काम आपका सबसे ज्यादा है, आप मीडिया के लोग हैं। हमने तो बोल दिए वंचित बहुजन अघाड़ी को, कसूरवार अगर तुम है तो हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, और अगर आप कसूरवार नहीं है तो हम आज वादा करते हैं आपके साथ कि मुसलमानों का इत्तेहाद आपके साथ करके दिखाएंगे। टाइम पड़ा तो सारों को जो है ले लेंगे मीठा मीठा, टाइम निकल गया तो उसके पीठ में खंजर घोंप डालेंगे। ऐसा थोड़ी चलेगा। ऐसी सियासत करेंगे तुम? फिर कांग्रेस क्या बुरी थी? कांग्रेस के ताल्लुक से यही कहा जाता था कि इस्तेमाल करते और छोड़ देते, और तुम क्या कर रहे हो फिर? मेरे को ऐसा लग रहा अंसारी साहब कि गोदी मीडिया कैसी होती तो वैसी मजलिस मीडिया आप हो गए। आप जो है ना, बिल्कुल जो है दोनों तरफ से सवाल करिए। आप जो है उसका बचाव मत करिए। आप मुसलमानों के इतने बड़े लीडर है, इतने हमदर्द है, तो 8 साल रिजर्वेशन की मुहिम क्यों बंद हुई? आज कारपोरेशन के इलेक्शन गया तो रिजर्वेशन याद आ गया। सुना था बीच में, पेपर में पढ़ा था कि जो 100 करोड़ रुपए की जगह जो है इधर मुंडे उंडे के पास कहीं है, उस पर भी बहुत आवाज़ उठी थी। उसके बाद आवाज़ क्यों कम पड़ गई वो समझ में नहीं आ रहा आज तक। अब तो खैर वो सारे लोग जो है वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर है, वो क्यों नहीं कर रहे पता नहीं मेरे को। लेकिन मैं एक बात बोलूँ वक्फ बोर्ड के ऊपर, वक्फ बोर्ड के ऊपर उन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीनें हैं जो सत्ताधारी लोग हैं। अगर हिम्मत हो तो संभाजी नगर करके बताओ। जब इतनी ताकत रखने वाला शख्स पूरी हुकूमत को ललकार रहा, तो फिर अब मजबूरी का जाहिर कर रहे हैं आप हमारे सामने। काम करने का टाइम आया तो टेक्निकल अड़चन आ गई, बात करने का आ गया तो हम बालजी की औलाद। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रज़ा अंसारी। आज मेरे साथ मौजूद है एक्स नगर सेवक जावेद खुरेशी साहब, और ये वही जावेद खुरेशी साहब है कि जब जब तारीख शहर औरंगाबाद में एमआईएम का नाम आएगा तो कहीं ना कहीं इनका चेहरा भी उभर के आएगा। क्योंकि जब एमआईएम की औरंगाबाद शहर में, तारीख शहर में आमद हो रही थी, तो ये वही चेहरा है जो बहुत संघर्ष कर रहा था, बहुत भागदौड़ कर रहा था। चलिए खैर, ये तो रही माजी की बातें। कुछ माजी से जुड़ी हुई बातों पे हम आज इनसे बातचीत करेंगे, और आने वाले समय में क्या इनका पहल है, क्या कोशिश है, क्या सोच है, उस पर भी हम बातचीत करने जा रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले ये बोलिए एक माजी की यादों से कि ऐसी क्या वजूहत रही, आज आवाम के बीच में चर्चे हैं, आज जनता आपकी मुंह से सुनना चाह रही है, आपकी ज़बान से सुनना चाह रही है कि आपको एमआईएम से हटना पड़ा या एमआईएम ने आपको हटाया? एक मरतबा तो एमआईएम ने मुझे हटा दिया। कैसा है, जब अगर 2 लोग हैं मैदान में और उनमें अगर इख्तलाफ है, तो जो लीडरशिप रहती है उसका काम ये रहता है कि ये दोनों के मसाइल को सुने, ये दोनों ने किए, गलती किसकी है, और उसके ऊपर फैसला किया जाए। तो अब खाली एक साइड सुन के अगर फैसला कर देंगे तो वो नाइंसाफ़ी में शुमार होगा। जो फैसले करने वाली हैसियत रहती, उसका काम रहता है कि दोनों भी लोग जिनके अंदर इख्तलाफ है, उनके दोनों के पहलू सुने जाए और उसके बाद फैसला किया जाए। खैर, फैसला हमारे ख़िलाफ़ हुआ, कोई मसला नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे कि हम कहाँ रहे। बहरहाल एमआईएम वालों ने हमको निकाल दिया, हम निकल गए। एमआईएम वालों ने बुला लिया, हम चले गए। लेकिन सर, आप जैसा कह रहे हैं आपके दोनों जुज्जत फरीकों की बात सुनना चाहिए, तो ये भी तो आपको बहुत बड़ा हम समझते हैं कि एजाज़ है कि असद साहब आपके मकान पे आए थे, और हमने देखा है मीडिया के माध्यम से कि ये बातें सुनने को मिली है कि जावेद साहब मरे दम तक हम आपके साथ में हैं, यहाँ तक कि जनाजे को खाना देंगे आखिर तक। इतनी मोहब्बत की, इतनी इत्तेहाद की बात हुई थी। ये भी तो कहने की सच्चाई है साहब। सच्चाई तो है, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन देखिए अब कोई भी चीज़ सियासी एंगल से नहीं होना, अपने अखलास के साथ होना चाहिए। हमने एमआईएम का यहाँ जो काम किया वो पूरे अखलास के साथ किया, पूरी मेहनत के साथ किया, पूरी ईमानदारी के साथ किया। अगर वो जो है डिप्लोमेटिक की पॉलिसी अगर इख्तियार करने का है तो ठीक हो, तो हम भी कर सकते थे, लेकिन हमने वो सब नहीं किया। हमने जो है बहुत इखलास से जो है इस जमात को संवारा, सजाया, और आज इस नतीजे पे पहुंच गई जमात कि जो है एमएलए चुन के आ सकता उसका, एमपी चुन के आ सकता उसका। तो फिर ऊपर की लीडरशिप को सोचना पड़ेगा उसके वास्ते कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सर, शहर में उस वक्त ये भी चर्चे आम थे कि जब असद नबी साहब का हाथ आपके सर पे था, जब आप कितने करीब थे, तो ये मुकामी जो लीडरशिप है, बड़ी हो छोटी हो, तो ये इख्तलाफात तो कोई मायने रखते नहीं जब असद साहब आपके साथ थे। अच्छा, मेहनत करें तो फल मिलना चाहिए क्या? आप अगर मेहनत करते हैं तो आपको फल मिलना चाहिए क्या? जी। आपको ऐसा लगता है कि जावेद कुरैशी को फल मिला? ये तो आप ही सही। नहीं, आप बताइए ना, आपका एक तजिया तो होगा ना, आप मीडिया के लोग हैं, आप एक तजिया तो करेंगे ना। अब साहब, आप ये बात तो आप, क्योंकि आपने ज़्यादा मेहनत की है, ज़्यादा संघर्ष किए, ये तो आप ज़्यादा खुल के आप ही बता सकेंगे, क्योंकि अंदरूनी बातें हमें मीडिया लोग थोड़ी मालूम कि आपकी बात दायरे में क्या बातें चली थी। मीडिया को सब मालूम रहता साहब। मैं इसलिए तो आपसे मैं एक, चलो मीडिया नहीं जो है, आपको जो है हम एक आम औरंगाबाद के पुराने सहाफ़ी और शहरी की हैसियत से पूछ लेती है कि ये सही है क्या गलत है। आपको सही लगता है तो सही बोलिए, गलत लगता है तो गलत बोलिए, डंके की चोट पर बोलिए। मैं बार बार मुसलमानों से ये जो है गुजारिश करता हूँ कि अपनी बात अगर पूछना है तो पूरी ताकत से पूछना, वहाँ पर कहीं हिचकिचाना नहीं। फिर सामने वाला कोई भी रहो, वक्त का खलीफा क्यों नहीं रहता। सर, जब सर उस वक्त जब इख्तलाफात उभर के आए थे, मैं खुल के पूछ रहा हूँ कि आमतौर से होता है कि जब पार्टी के लोगों में इख्तलाफात होते हैं तो कुछ जिम्मेदार लोग, छोटे सतह के हैं, बड़े सतह के, ये कहने की मीटिंग करते हैं, बुलाते हैं कि जावेद साहब, चलते रहता है, आप अपनी बात को समझ लेंगे या आपकी बात समझ लेंगे। क्या ख्वाजा साहब की तरफ से या और भी जहाँ के मुकामी लीडरशिप थे, या आपको मनाने के लिए या खुले जहन के साथ कि ठीक है भाई आपकी क्या गलत फहमी है, ऐसी कुछ बातचीत की पहले हुई थी, चर्चा हुई थी साहब? नहीं, कोई चर्चा नहीं हुई थी, कोई चर्चा नहीं हुई, और मेरे से कोई चर्चा न करेंगे भी नहीं, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं वो इतनी हैसियत के लोग नहीं है। क्योंकि अभी जो मौजूदा औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, उसमें जो लोग हैं वो सिर्फ अपनी रोटी पे दाल खींचने वाले लोग हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर वो नौजवान सारे हाशिए के ऊपर चले गए अभी, जिन्होंने यहाँ पर उसको जो है पैदा भी पनपाया, जिन्होंने उनको यहाँ पर, वो सारे लोग हाशिए पे आज। तो ये तो उन लोगों को एहतसाब करने की ज़रूरत है जो अभी पार्टी चला रहे हैं, या हमारे जो है कुल हिंद सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, उन्होंने अपना एहतसाब करना चाहिए इसके अंदर कि वो क्या है, क्यों ये सब सारे हालात पेश आ रहे बोले। सर, हम जब चैनल चलाते हैं, हम कोई ऐसे एमआईएम का वीडियो डालते हैं और जब कहीं ना कहीं आपका जिक्र आता है तो आपको भी उसका मतलब या जनता आपको भी एक बड़ी तादाद में चाहती है, ये भी सच्चाई है, क्योंकि इसमें कमेंट है साहब, आज में मेरे वीडियो पे कमेंट है कि जावेद साहब आपको एमआईएम में रहना चाहिए, आपको 2 बार एमआईएम में आना चाहिए, ऐसा लोगों की चाहत है कि नौजवान उस पर कमेंट करते हैं। क्या कहेंगे इन कमेंट के बारे में आप? अब किस कमेंट के बारे में क्या कहूँ, लोगों की मोहब्बत है एमआईएम के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि उन लोगों ने सबने देखे हुए कि एमआईएम के लिए हमने कितनी मेहनत करे। आज वो चेहरे जो है एमआईएम के अंदर जो है फल फूल रहे हैं, जो एमआईएम से उस ज़माने में जिस टाइम हम काम करते थे, वो ख़रीब आने को भी जो है बड़ा उनको तकलीफ़ होती थी, ख़रीब आने को खौफ आता था कि कहीं पुलिस की नज़र में ना आ जाए। तो ऐसे लोग भी आज जो है वो एमआईएम में अच्छी खासी जो है पकड़ बना के घूम रहे फिर रहे हो, तो अच्छा है, घूम दो फिरन दो, हम क्या करते, उसको क्या कर सकते। सर, ये भी एक चर्चे है कि जो आवाम में चर्चे थे या आज भी चलते हैं कि आपको आमदारगी का टिकट नहीं मिला, आप एक सीट के दावेदार थे, आपकी एक मांग थी और आपको टिकट नहीं मिलने की वजह से मामला बढ़ा, ये सही है साहब? बिल्कुल सही है, 100% सही है। क्या बता सकते हैं कि वो कौन सा क्षेत्र था जहाँ से आप ज़्यादा दावेदार थे, ख्वाहिशमंद थे? सेंट्रल का होगा। तो इसके ऊपर मतलब असद साहब से आपने खुल के नहीं कहा कि साहब मैं एक सिपाही हूँ और मेरी एक खिदमत को आप देखिए, ऐसा खुल के अकेले में तनाई में ऐसा, क्योंकि आप जब बंद कमरा होता है तो कहीं खुल के बात होती है, इसके ऊपर आपकी तरफ से रिक्वेस्ट बोलिए या कोई ऐसी बातचीत हुई थी? हुई थी बातचीत, मैंने बोला था हैदराबाद में साहब को,
मैं ख्वाहिशमंद हूँ लड़ने का। साहब तो इसका मतलब ये हुआ कि औरंगाबाद के जो मतलब मुकामी जो लीडरान है, छोटे हो बड़े हो, तो क्या आपको उस वक्त उनका सपोर्ट नहीं मिला कि साहब जावेद साहब को बड़ा मतलब बढ़ने दीजिए, ऐसा कुछ? अरे पुरानी बातें हो गई, अब उसको काई को दोहरा रहे आप। नहीं साहब, एक फिर कि बात निकलेंगी तो दूर तलक जाएंगी, ऐसी बातें हैं सब। तो खैर जान लो, कुछ बातें हैं, अब मैं उस कुछ सारा सादा बोलना भी नहीं चाह रहा, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूं और पार्टी को चाहिए था ये कि वो मेरी ख्वाहिश का एहतराम करे, ख़ास तौर से जमात को। जब मेरी ख्वाहिश जब भी थी लड़ने को 2014 में, लेकिन मैं खालिस इसलिए नहीं लड़ सका उस टाइम कि जो इलेक्शन लड़ने के लिए जो मटेरियल चाहिए, जो साधन चाहिए, वो बस मेरे पास नहीं था। और मैं ये चाह रहा था कि किसी तरीके से हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यहाँ पर रिज़ल्ट लेके आए, क्योंकि मैं 2000 में इलेक्शन एमएलए का लड़ चुका था, और इलेक्शन लड़ने के बाद मैं जो कम पड़ा था बड़े बड़े लोगों के बीच में, तो उसके वजह से ये थी कि मेरे पास वो सारे औजार नहीं थे इलेक्शन के जिससे इलेक्शन लड़ा जाता। तो वहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी कमी थी, और 2014 में भी मैं ये कमी को महसूस कर रहा था। इसलिए मैं चाह रहा था कि कोई जिनके पास साजो सामान है इलेक्शन जो लड़ सकते, ऐसे लोगों को सामने रखा जाए और ऐसे लोगों को लाया जाए। उस वजह से मैं उस टाइम इलेक्शन नहीं लड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम था कि जो मेहनतें हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए की थी, उस मेहनतों का फल हमारे को ऐसा मिला कि हमने 3 हलकों में यहाँ पर इलेक्शन लड़ाए। तीनों हलक़े में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भरपूर वोट मिला। एक हलक़े से एक एमएलए चुन के आ गया, एक हलक़े से थोड़े से वक्त फासले पे एमएलए गिर गया। सर हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार है, और ऐसा ये तारीखी बात कहेंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का अलायंस जो होता है शिवसेना के साथ हुआ है। शिवसेना ये वो पार्टी है कि जिसको मुसलमान अपना एक दुश्मन समझते थे। खैर ये माजी की बात हो गई। ये नहीं कहने का मतलब ये साहब का सियासत में ना कोई मुस्तकिल तौर से ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। कि मान लीजिए अगर फिर से अगर कुछ शहरियान की कुछ खैर खालू का ऐसा पहल हुई कि जावेद साहब आप एमआईएम में आ जाइए, चलिए आपको कोई ना कोई आमदार का टिकट दिला देते, अगर सियासत तो कुछ भी मुमकिन है, तो क्या आपका मन क्या कहेगा कि चलो ठीक है आज मेरी आज जायज़ मांग पूरी हुई, चलिए मैं लब्बैक कहता हूँ? नहीं, कोई बात होना चाहिए, कोई ठोस बात होना उसमें। अब वो लास्ट टाइम अभी ये 2019 में भी मेरा इलेक्शन वैसे ही लड़ने का इरादा था, जब टिकट नहीं मिला था मेरे को मजलिस से, तो मैं इलेक्शन कूदना चाह रहा था। लेकिन शहर के बहुत सारे उलमाए कराम और बहुत सारे दानिशमंद, कुछ हमारे करीबी दोस्तों ने जो है एक मीटिंग बुलाया और उसमें बिठा के मुझे कहा कि तुम इलेक्शन न को लड़ो, अभी इलेक्शन लड़ने का टाइम नहीं है, चुप तो भी वोट बढ़ जाएंगे और वोट बढ़ने का फ़ायदा जो है फिर शिवसेना इसको मिल जाएगा, लिहाजा आप इलेक्शन मत लड़ो। बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद जब पूरे उलमाए कराम की जो ये राय वहाँ पर हमारी मीटिंग में हो गई, तो उस वक्त मैंने सारे उलमाए कराम के बोलने पे फॉर्म वापस ले लिया था, फिर इलेक्शन में हम नहीं गए थे। सर कल का जो वंचित का प्रोग्राम रहा मुसलमानों के मसाइल को लेकर, तो जिस तरह से आपकी बातचीत हुई, मीडिया ने देखा, पूरे शहर ने देखा, तो आज इस तरह के चर्चे, बल्कि लोग कह रहे खुलेआम कि जावेद साहब का प्रवेश जो है वंचित अघाड़ी में हो चुका। तो क्या आपने वंचित अघाड़ी ज्वाइन कर लिया साहब? क्योंकि जनता कह रही है, ऐसे अफवाहें चल रही है, बोलिए जो भी है। नहीं, अभी कोई वंचित अघाड़ी हमने ज्वाइन नहीं की। मैं जो है वो जलीस अहमद साहब जो है जो वंचित अघाड़ी में गए हुए, अभी उन्होंने मुसलमानों के ऊपर एक प्रोग्राम लिए कि मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल और वंचित बहुजन अघाड़ी का नज़रिया, ये तो खैर वो बताने वाले थे। मुझे मेहमान खुसूसी की हैसियत से बुलाए थे, मैं मेहमान खुसूसी की हैसियत से वहाँ गया। जो मुझे समझता था अपनी बात रखना था, वहाँ पर जो दलित लोग थे उन्होंने अपनी बात रखे। उन्होंने मुसलमानों के मसाइल को हम इस तरीके से फेस करेंगे, इस तरीके से लड़ेंगे, वो सारी बातें बोले। तो उसमें हमने बोले कि भाई ये मुसलमानों के बहुत मफाद में अच्छी बात करें। उन्होंने वक्फ बोर्ड की बात करे, उन्होंने मुसलमान रिजर्वेशन की बात करे, और उन्होंने बहुत सारे मुसलमानों के मसाइल बात करें। और उसमें एक जो बात जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन अच्छी बात थी, जो वंचित बहुजन अघाड़ी के जो है सदर प्रकाश अम्बेडकर साहब ने की, उन्होंने ये की कि पूरे हिंदुस्तान में कोई एक मुसलमान ऐसा लीडर नहीं है साहब। मेरी बात को आप जो है आपकी हेडलाइन बनाइए इस बात को, कि किसी ने ऐसा बिल पेश करा हो असेंबली के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करेगा उसको नॉन बिलेबल ऑफेंस के अंदर तहत गिरफ्तार किया जाएगा। यानी जब वो गिरफ्तार होगा उसकी फ़ौरन उसको बेल नहीं मिलेंगी,
और उसको 3 साल की सज़ा का प्रोविज़न वो बिल के अंदर रखा गया है। तो ये काम आज इतना बड़ा काम हिंदुस्तान के अंदर कोई लीडर ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ऐसा बिल पेश करे। कोई लीडर पैदा नहीं हुआ कि उसकी अल्लाह के रसूल की शान में जो गुस्ताखी कर रहा उसको कानूनी हैसियत में बांध दिया जाए, ऐसा कोई लीडर पैदा नहीं हुआ। लेकिन प्रकाश अंबेडकर ने ये करके दिखाया। आपने आज उर्दू टाइम्स की शायद न्यूज़ देखे होंगे। उर्दू टाइम्स की न्यूज़ में रूस के जो सदर है पुतिन साहब, उन्होंने कहा कि आपको बोलने की आज़ादी ज़रूर है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी करेंगे आप तो आपको सज़ा मिलेगी। ये कौन कह रहा है? रूस का सदर पुतिन। यहां पर कोई मुसलमान के अंदर इतनी जरूरत हिम्मत क्यों नहीं पैदा हुई ये बिल दाखिल करने के लिए? उस शख्स ने जो है उसकी नीयत कुछ भी हो, लेकिन हमारे लिए यही एक बहुत बड़ा बात है कि उसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले को सज़ा मुतय्यन किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए जो है हम ज़्यादा उसकी इज्जत कर रहे हैं। सर लेकिन साहब ये भी कि असद साहब ने भी जो है तो मीडिया के प्लेटफॉर्म से और पार्लियामेंट में मतलब ये आवाज़ के ऊपर भी कहीं ना कहीं एहतजाज किया है, आवाज़ उठाई, ये भी तो कहने के सही है। इस पर क्या कहेंगे आप? हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा मुसलमान है जिसने एहतजाज नहीं किया इसके ऊपर? एहतजाज को और बिल में क्या फ़र्क है बताइए जनता को आप। एहतजाज और बिल, एहतजाज और बिल में ये फ़र्क है कि आप उसके ऊपर कानून बना रहे हैं, आप कानून बना रहे हैं उसके ऊपर, और आपने बाज़ाब्ता जो है पूरा मेरे पास मौजूद है, मैं बताता हूँ आपको वो बिल की कॉपी। उन्होंने जो एक एमएलए, उनके करीब के जो एमएलए है, उसके ज़रिए जो है वो बिल जो है असेंबली के अंदर पेश की। और अब तो आजमाइश है ये महाविकास अघाड़ी की, जो नजरें गड़ा के बैठी है मुसलमानों के और दलितों के वोटों के ऊपर कि ये वोट हमको मिले। उनके लिए आजमाइश है कि ये बिल को वो पास करते या नहीं करते। अगर रिजर्वेशन का बिल नामंजूर करते तो हमारे को इतना अफसोस नहीं है, लेकिन अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई और उसका बिल अगर ये महाविकास अघाड़ी मंजूर नहीं करती तो आने वाले इलेक्शन में वो नताइज भी भुगतेंगी। सर जैसा आपने वक्फ बोर्ड का जिक्र किया तो हमारे खासदार इम्तियाज़ साहब है, फौजिया मैडम जी है, शेख साहब है, ये भी बहुत शिद्दत से आवाज़ उठा रहे हैं। कैसा लगता है आपको ये आवाज़ बहुत दिनों के बाद ये आवाज़ उठी है कि भाई हटना चाहिए नाजायज़ कब्जे? कैसा देखते हैं आप, किस निगाह से देखते हैं आप इस मुहिम को? नहीं, अच्छा है, वो लोग काम कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड पर बहुत काम करिए। मैंने सुना था, बीच में पेपर में पढ़ा था कि जो 100 करोड़ रुपए की जगह जो है इधर मुंडे के पास कहीं है, उस पर भी बहुत आवाज़ उठी थी। उसके बाद आवाज़ क्यों कम पड़ गई वो समझ में नहीं आ रहा आज तक। अब तो खैर वो सारे लोग जो है वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर है, वो क्यों नहीं कर रहे पता नहीं मेरे को। लेकिन मैं एक बात बोलूँ वक्फ बोर्ड के ऊपर, वक्फ बोर्ड के ऊपर उन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीनें हैं जो सत्ताधारी लोग हैं, यानी वो लीडरान जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। हमारे खासदार के पास उसका ऑफिस कहाँ का है, कौन सी जगह पे बना हुआ है? बोलिए ना आप सर। मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। आप पुराने लोग हैं साहब, ऐसा क्या कर रहे हैं? आपकी ज़बानी ज़्यादा नहीं, मेरी ज़बानी क्यों, आप पुराने लोग हैं, आप बोलिए ये बात। आप ये बात बोलिए कि ये कलेक्टर ऑफिस की जगह पे जो यहाँ पर जो लीडर है वक्फ बोर्ड के जो मेंबर है, वो जगह किसकी है? अब साहब इसमें मैं बोलूं बोल दीजिए। मेरे मुंह से ही सुनना चाह रहे हैं आप, तो सुनो। वो वक्फ बोर्ड की जगह पूरी खाली करो, गरीबों को दो। क्यों खाली नहीं कर रहे, क्यों गरीबों को नहीं दे रहे? आप जो है फकीर है, भीख मंगे लोग हैं आप। पैसे नहीं है आपके पास, घर रहने की जगह नहीं है, ऑफिस बनाने की जगह नहीं है। तो वक्फ बोर्ड की जगह जो है, जो हमारे लोगों ने, उस जमाने के मुसलमानों ने जो वक्फ को वक्फ किया हुआ जगह, वो जगह गरीबों के लिए किया गया है, यतीमों के लिए किया गया है। वो लोग जो 2 वक्त की रोटी जो है वो जमीन पे से कमा सके, ऐसे लोगों को देने के लिए कहा गया है। पेट भरे वाले लोगों को नहीं देने के लिए कहा गया है। ये पेट भर रहे हैं वहां पर, खाली करो वो उनको जगह। अगर वाकई में मुसलमान है, ईमान का दर्जा तुम्हारे अंदर है, ईमान है, अगर खाली करो वो जगह। हम जब बोलेंगे कि वाकई में तुम मुसलमानों के लीडर है,
सर मगर हम देखते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में और हमारे औरंगाबाद जिले के अंदर कई ज़मीनात ऐसी है, जैसा आपने खुद कहा है कि लीडरशिप के पास है। अब वो गैर मुस्लिम है, आमदार है, खासदार जो भी है, मैं ज़्यादा तफसीलात में जाना नहीं चाहता साहब। अब इम्तियाज़ साहब जैसा आपने बोले उनका ऑफिस वहाँ पर है, तो साहब वो भी कहने की कौम की खिदमत का इदारा ही काम कर रहा है ना साहब। ये भी तो कहने के हो सकता है वो भी जो कानूनी तरीके से किराया भाड़ा देते होंगे जैसा दूसरे लोग देते हैं, तो क्या बुरा है? एक बड़ी अक्सरियत के पास है और एक खासदार के पास है, तो आप जैसा इसके बारे में। मेरे को ऐसा लग रहा अंसारी साहब कि गोदी मीडिया कैसी होती तो वैसी मजलिस मीडिया आप हो गए। आप जो है ना बिल्कुल जो है दोनों तरफ से सवाल करिए, आप जो है उसका बचाव मत करिए। आप मेरे को ये एक सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरे ये सवाल का जवाब दीजिए कि वो जो जगह है वो जगह गरीबों के काम में आना चाहिए। देखिए जनाब, वो जगह पे आज भी जो है बहुत सारे गरीब जो है रोटी रोजी कमा रहे हैं, वहाँ पर अपने बॉन्ड बेच रहे हैं, रजिस्ट्री का जो है ऑफिस लगा के अपने ठपरे बना के बैठे हुए हैं। बेच रहे कि नहीं बेच रहे जी? आपको क्या फुकनी पड़ी हुई है क्या? जी अब मैं बोलूं फिर दूर तक जाएंगे यार, बात बोलो तो। सर मेरा सवाल तो ये था कि आज हमारे जैसे जालना रोड होगा ये गैर मुस्लिम के पास है, ठीक है, उन्होंने कानून के अंदर हम जो है फुल तायद में उसकी नहीं जो इशू जो है 100 करोड़ का उठा था, तो बस वो उठा और ख़त्म हो गया क्या? साहब देखिए, आपने मुझे कहा है कि मैं गोदी मीडिया हूँ या एमआईएम का, ऐसा नहीं है साहब। इतनी बड़ी हज़ारों के तादाद में या सैकड़ों एकड़ आज गैर मुस्लिम के पास है। मैं तायद में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक साफ़ सुथरी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक जगह ठीक है खासदार साहब के पास है, तो ठीक है ना, कहीं ना कहीं वो खासदार की शक्ल में वहाँ पर सैकड़ों लोग गैर मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, दलित भी आते हैं, अपने मसाइल लेके आए, तो कहीं ना कहीं छत के नीचे जैसा कलेक्टर ऑफिस वक्फ बोर्ड की जगह है, वहाँ पर जो तो सरकार ने अपने अंडर में लिया है, जो भी किराया भाड़ा देते हैं उनका कानून उनको मालूम है, तो वहाँ भी एक सैकड़ों की तादाद में दलित आते हैं, मुसलमान आते हैं, सब समाज के लोग आते हैं, कहीं ना कहीं इस्तेफादा हासिल कर रहे थे। ये भी कहीं ना कहीं वो काम हो रहा है। वहाँ अगर वो कोई अपना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स डाल देते हैं या कोई दुकान डाल देते तो एक अलग बात होती है। मेरी अपनी सोच है एक सहाफ़ी के तौर पर। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो ऑफिस तो अभी डाले उन्होंने, इससे पहले क्या था? इसके बारे में साहब मुझे ज़्यादा नहीं, एक देखो है जब जो है ना जब जो है बात ऐसी आती, अरे जनाब आप बहुत पुराने साफी है, मैं क्या पहचानता नहीं क्या आपको? लेकिन नहीं मैं जानता, मैं आपको, मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज की और कल की नहीं। मैं आपको, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं तो मैं ये जितना पुराना मैं उस शहर में हूँ उतने पुराने आप है, फिर आप जो है भोले बन जा रहे बहुत जल्दी, ऐसा नहीं ना साहब। चलो एक 2 मिनट के वास्ते अगर हम ये थोड़ा सा ये मसले को अगर हम छोड़ दे, अब औरंगाबाद में जैसा आपकी पुरानी कोशिशें रही, उसका भी कहने का श्रेय जाता है एमआईएम को, आज एमआईएम ताकतवर बनी और आमदार चुन के आए थे, खासदार चुन के आए। कैसा देखते हैं आपके मजलिस के खासदार बनने के बाद और खासकर औरंगाबाद जिले के अंदर कितना विकास हुआ, कुछ तब्दीली आई, क्या कहेंगे इसके ऊपर? अब यार देखो, शहर में मैं ज़्यादा नहीं घूम रहा, अभी शहर में आप ज़्यादा घूम रहे, पूरी गलियों का आपका मालूम है। रोशन गेट में रहते ना आप? जी जी। रोशन गेट का भी हाल आपको मालूम है, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हो उसके अंदर। मैं तो रोशन गेट में नहीं रहता, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं कि शहर के गड़े बंद हो गए? सर इसके ऊपर मैंने खासदार साहब से सवाल किया था, मैंने कुछ सवाल किया साहब के लोग आपसे मांग कर रहे हैं कि विकास काम के, लेकिन उनका ये कहना था, वो ऑन रिकॉर्ड है कि मैं अगाड़ी सरकार जो तो मुझे फंड नहीं दे रही, रोक के दे रही, वो चाहती है मुझे फंड ना मिले। कहने की उनकी एक टेक्निकल मजबूरी बता रहे हैं कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अकेला तना वाहिद पूरे महाराष्ट्र में अकेला खासदार हूँ, मुझे कहने के घेरा जा रहा है। ये उनका तर्क है, ये उनका बयान है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? वो साहब की इतनी हिम्मत, इतनी जरूरत है कि वो हुकूमत को ललकारते, हम पसंद करते हैं उनको ये मामले में। अभी परसों उन्होंने कुछ दिन पहले जो है हुकूमत को ललकारा कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो संभाजी नगर करके बताओ। जब इतनी ताकत रखने वाला शख्स पूरी हुकूमत को ललकार रहा, तो फिर अब मजबूरी का ही जाहिर कर रहे हैं आप हमारे सामने, है ना? बात आपके समझ में आई? बात मेरे, इतनी ताकत रखने वाला शख्स एक पूरी महाराष्ट्र की हुकूमत को ललकार रहा कि तुम्हारे में दम है तो संभाजी नगर करके बताओ, तो ये छोटी छोटी बातें क्या हैसियत रखती? लेकिन साहब देखिए, जैसे हमारे आइन में बोलने की आज़ादी है, तो एक खासदार के पावर के साथ एक आम शहरी की नागरिक के एक स्वरूप में उन्होंने अपने जज्बात की तर्जुमानी की। अच्छा, अब उनका टेक्निकल ये है, वो बोलने का मतलब ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, कि भाई, कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है कि भाई कि मुझे सरकार की तरफ से कोशिश की जाए। ये टेक्निकल है, यानी जब काम करने की बात आ गई तो टेक्निकल है।
और जब तुम्हारे को और क्या भाई देखो हमारा लीडर हाथ दिया बोले कनपट्टी पे खींच के क्या बोला, तो जब वो टेक्निकल नहीं हो जाता ऐसा ही थे ना, क्या कुछ अलग है। और मेरे को तो समझ में आया था, काम करने का टाइम आया तो टेक्निकल अड़चन आ गई, बात करने का आ गया तो हम बालजी की औलाद। ऐसा कैसे चलेंगे यार, ऐसा कैसे चलेंगे, दो बातें कैसी चलेंगी यार। आप ताकतवर है तो अपनी ताकत को मनवाइए साहब, आपको अगर ताकत है आप में तो अपनी ताकत को मनवाइए फिर, और अगर आप ताकतवर नहीं है तो फिर खामोश बैठिए, फालतू बातें मत करिए। चलिए, आपके बोलने पे सवाल मैं सीधे तौर पे खुल के पूछ रहा हूँ कि जैसा तो खैर टेक्निकल बातें सब बताए हैं, क्या खासदार के पावर के हिसाब से, यानी हुकूमत को टेक्निकल मतलब परेशानी होने के बावजूद के खासदार में इतना पावर होता है कि वो आगे बढ़कर काम करा सकता है? मेरा सीधा सवाल है। मैं खासदार है क्या साहब? नहीं नहीं, आप जैसा आप मैं प्रैक्टिकली खासदार, मैं खासदार रहता तो मैं बता तक मेरी कितनी ताकत है। मैं खासदार ये बात आप खासदार से करो ना साहब, मेरे तो कहीं ऊपर है। मैंने उससे कहा तो उन्होंने हाँ तो वही है, अब वो टेक्निकल मजबूरी है गिना रहे तुम्हारे को, तो ठीक है ना। हम खासदार रहते तो हम बताते थे हमारे पास क्या ताकत है, हम खासदार नहीं है तो हम बता ही नहीं सकते, हम वो उस हैसियत में पहुंची ही नहीं अभी। हम अगर खासदार रहते तो हम बताते कि हम क्या कर सकते थे। अब वो खासदार है तो वो हुकूमत को चैलेंज कर रहे ना, इसका मतलब उनके अंदर ताकत है। आप मानते हैं कि नहीं बात को? ये आज महाराष्ट्र की हुकूमत को चैलेंज कर रहा ना, बड़ी बात है बहुत। हम खड़े रहेंगे पीछे उनके, बहुत बड़ी बात है। महाराष्ट्र की हुकूमत को चैलेंज कर रहा संभाजी नगर करके बताओ बोल के, तो हम तो तायद करेंगे उनकी, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जितना ये इशू हमने फेस करे इस शहर के अंदर किसी दूसरे ने करा क्या? अगर देखना है तो आप कारपोरेशन के अंदर हमारी तारीख निकाल के देखो, संभाजी नगर पे हमने क्या करे और दूसरों ने क्या करे। अब इनके पास ताकत है तो ये तो ताकत बताएंगे ना। लेकिन अब ये तुम्हारा सवाल जो है ना जरा थोड़ा डामाडोल हो जाता है, असल में वो परेशानी हो जाती है मेरे को भी। हाँ, तो दो जगह दो बात करते, एक जगह जब काम करने का टाइम आया तो बोलते टेक्निकली दुश्वारियां हैं, और जब कुछ बात हुई अगर तो ये ताकत है हमारी, ये खासदार की ताकत है। ऐसा नहीं चलेंगे ना साहब, दोनों चीजें चलना पड़ेगी ना साथ में। अच्छा साहब, एक सवाल ये भी है कि जैसा खासदार साहब ने जो तो आरक्षण के लिए बंबई तक रैली लेके गए, हाँ, तो ये पूरे अमल को, तहरीक को, मूवमेंट को आप कैसा देखते हैं बहैसियत एक सियासत की नज़र से? अच्छा है, अच्छी एक्टिविटी है कारपोरेशन की, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। लेकिन अगर ये अगर इसके अंदर इखलास हुआ तो जी, मैं शाहरुख खान है बोल के नहीं, इसमें इखलास की बात बताता हूं आपको। देखिए साहब, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने निकाली ना रैली, कि इम्तियाज जलील ने निकाला? पार्टी की तरफ से, पार्टी की तरफ से ना। तो आप सुनिए मेरी, पार्टी ने एक प्रोग्राम रखी थी 2013 में रिजर्वेशन के ऊपर, 2013 में, और बहुत मुख्तलिफ किस्म के उसमें गैर मुस्लिम लोग भी थे, रिजर्वेशन के ऊपर पूरा मूवमेंट था। मैं वो इजलास का जिम्मेदार था 2013 में। आज क्या है? 2021 जी, कितने साल हो गए? 7-8 साल हो गए सर। फिर ये 8 साल क्या उखाड़े आपने? 8 साल रिजर्वेशन की मुहिम को क्यों बंद करे? 8 साल रिजर्वेशन की मुहिम को क्यों बंद करे? आप मुसलमानों के इतने बड़े लीडर है, इतने हमदर्द है, तो 8 साल रिजर्वेशन की मुहिम क्यों बंद हुई? आज कारपोरेशन का इलेक्शन गया तो रिजर्वेशन याद आ गया? ये मगरमच्छ के आंसू बहा के बता रहे कि हमारे को। सर अब ये भी तो हो सकता है कि आघाड़ी सरकार ने जाते जाते जो तो आरक्षण दे दी थी, तो हो सकता है वो वजूहत से कि चलो मिल गया है, हमारी मुहिम कामयाब हो सकता है, ये भी सोच रही होगी। मैं क्या बोला आपको, पहला अल्फाज मेरा ये था कि इसमें इखलास होना चाहिए। आप टेक्निकल बात बोलोगे? बोलिए साहब, बोलिए। वो अभी एक एनसीपी के लीडर है, वो वहाँ खड़े हो गए थे, कहाँ पर, असेंबली के अंदर, बोले वो हाई कोर्ट का ये मसला है कि वो 50% से ज़्यादा तम्बाकू रिजर्वेशन, क्योंकि इतना ज़्यादा समझता नहीं यार, मैं ज़रा थोड़ा सा सीधा सीधा आदमी है, भोला भाला आदमी है, तो मेरे को ज़्यादा समझता नहीं। बोले वो तो आप ऐसा कैसा मिलेगा, ना मराठों को मिलेगा ना मुसलमानों को मिलेगा जी। अच्छा, अब अगर ऐसी बात है तो रिजर्वेशन के ऊपर काम करना चाहिए। नहीं, फिर जब कोर्ट का मसला है तो कोर्ट क्या कैसे आ सकती है? तो फिर क्यों कर रहे थे काम? मालूम नहीं था?
अच्छा, उन्होंने वो साहब ने खुद पिटीशन डाले थे एक रिजर्वेशन की, ज़रा आप पूछो वक्त आया तो निकाल, वो पिटीशन क्यों निकाले बोल के। अच्छा, अब शहर की तरक्की के ऊपर कुछ सवाल हो जाते हैं कि हमने देखा है कि हमारा शहर, एक आरोप भी लगते हैं कि जब खैरे साहब खासदार थे, उनका पूरा कार्यकाल अगर जोड़ लिया जाए तो 30-35 साल का कार्यकाल भरता है, तो शहर को हमारा काफ़ी डेवलप नहीं हो सका, खासकर ग्रीन बेल्ट डेवलप नहीं हो सका। तो हाँ, खासदार साहब ने कई बार कहा है कि मैं शहर के विकास के लिए सेना है, बीजेपी है, इनके साथ चलने को तैयार हूँ, इनके पीछे चलने को तैयार हूँ। तो इनकी इस बयान को, इस समल को आप किस निगाह से देखते हैं? हाँ, तो चलते ना, शिवसेना बीजेपी के साथ तो चलते, अच्छा है ना। नहीं मतलब ये सियासत नहीं, मतलब तरक्की के लिए इतनी बड़ी बात कदम उठा, एक खासदार के होने के बाद जैसा एक पावर होता है, उसके बाद अगर इस तरह से बयान आता है, तब कैसा लगता है कि वाकई ये एक बहुत बड़ा काम नहीं हो रहा है साहब आपके हिसाब से? अच्छा है ना, उनका अच्छा दोस्ताना भी है शिवसेना बीजेपी के लोगों से, तो दोस्ताना माहौल में काम कर रहे हैं, अच्छा है ना, गलत क्या है। अच्छा, आने वाले वक्तों में अगर जैसा मैंने पहले कहा अभी कि आप वंचित में या प्रवेश होने वाले हैं, कि मान लीजिए अगर आगे आने वाले वक्तों में अगर आप वंचित में प्रवेश होते हैं, तो जैसे आवाज़ें उठ रही हैं कि एमआईएम को और वंचित को एक बार फिर मिलना चाहिए, तो ये आवाज़ें उठ रही बड़ी शिद्दत से उठ रही हैं, मुसलमानों की तरफ से उठ रही हैं और कहने का दलित समाज की तरफ से उठ रही हैं। तो कैसा देखते हैं आपको, दोबारा पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक साथ आना चाहिए, कैसा ऐसा होना चाहिए आपके हिसाब से नए हालात के? देखो भाई, न मैं एमआईएम में हूँ और न मैं वंचित में हूँ। अब तुम ये एमआईएम के लोगों से पूछो और वंचित के लोगों से पूछो कि ये अलायंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। औरंगाबाद का एक आम शहरी की हैसियत से अगर आप मेरे से पूछेंगे ये सवाल, तो मैं ये सवाल का जवाब ऐसा देता हूँ कि ये अलायंस इतना अच्छा बना था, ये अलायंस क्यों तोड़ा गया और किसने तोड़ा, और जिसने तोड़ा उसको मुसलमान सज़ा देंगे क्या दें? जिसने भी तोड़ा, अगर वंचित ने तोड़ा उसको छोड़ेंगे नहीं, और अगर एमआईएम ने तोड़ा तो छोड़ेंगे क्या आप? लेकिन सवाल ये साहब के मतलब ये नहीं, अलायंस तो वाकई में साहब, मैं वो उस टाइम में था मजलिस में, वो अलायंस इतना मोतबर अलायंस था पूरे महाराष्ट्र की सियासत के लिए, मैं आपको बता नहीं सकता। और तुम्हारा ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि ये दलित और मुसलमानों का गठबंधन हो, इसके सबसे ज़्यादा पहल करने वाला शख्स अगर कोई शहर में है, पहले भी करे होंगे लोगों ने, लेकिन आज के हालात में सबसे ज़्यादा पहल अगर किसी ने करा तो ये बंदा आपका गरीब बैठा हुआ है आपके सामने, सबसे पहले मैंने करा था। असद साहब जो है 2014 के असेंबली के इलेक्शन में तो तीसरे हल्के से इलेक्शन लड़ाने के हामी नहीं थे। मैंने जिद करके वहाँ से असद साहब को बोला कि साहब अपन लड़ाएंगे इलेक्शन, वहाँ गंगाधर गाड़े को हमने खड़े करे। इसकी नेज़ भी हमने ही डाली है। ये दलित और मुसलमानों का इत्तेहाद होना है। दलित और मुसलमानों का इत्तेहाद सियासी तौर से मुसलमानों के लिए भी और दलितों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था। आप अंदाज़ा करिए, 14% मुसलमान, 11% दलित, और इस 25% के साथ लग के जो ओबीसी आ रहा था, उसका मैं चश्मदीद गवाह बैठा हूँ आपके सामने। महाराष्ट्र की सियासत इन दो पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती थी, पूरी सियासत इस इर्द गिर्द घूमती थी। किसका मफाद वाबस्ता था, वंचित बहुजन अघाड़ी का या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का? कौन कसूरवार है? और अगर कसूरवार है तो मेरा मुसलमानों के, आपके चैनल के जरिए मुसलमानों से गुजारिश है कि ये दोनों पार्टियों में से अगर जो कसूरवार है उसको सजा दो। आप मुसलमानों की ताकत कोई मामूली ताकत नहीं है। उन्होंने अपनी बलबूते पे, अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर यहां के औरंगाबाद के नक्शे को पूरा बना के इधर से उधर कर डाला और बड़े बड़े सियासतदान को सोचने पे मजबूर कर डाला कि मुसलमानों के साथ क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। कौन तोड़ा ये इत्तेहाद? कौन कसूरवार था? सामने लाओ उसको। और ये काम आपका सबसे ज्यादा है, आप मीडिया के लोग हैं, सबसे ज्यादा काम, सबसे बड़ा काम तो आपका है, सामने लाना उसको। किसने तोड़ा ये इत्तेहाद? सामने लाए वो। हमने तो बोल दिए वंचित बहुजन अघाड़ी को, कसूरवार अगर तुम है तो हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, और अगर आप कसूरवार नहीं है तो हम आज वादा करते हैं आपके साथ कि मुसलमानों का इत्तेहाद आपके साथ करके दिखाएंगे। ऐसा थोड़ी चलेगा यार। टाइम पड़ा तो सारों को जो है ले लेंगे मीठा मीठा, टाइम निकल गया तो उसके पीठ में खंजर घोंप डालेंगे। ऐसा थोड़ी चलेगा।
ऐसी सियासत करेंगे तुम? फिर कांग्रेस क्या बुरी थी? कांग्रेस के ताल्लुक से यही कहा जाता था कि इस्तेमाल करते और छोड़ देते, और तुम क्या कर रहे हो फिर? ऐसा नहीं चलेगा ना बॉस। सर, मेरा आने का एक मकसद ये था कि तमाम शहर भर से मेरे को पर्सनली फ़ोन आए थे और लोगों ने कहा कि भाई जावेद साहब के बारे में बयान आया है कि वंचित में जा रहे हैं। तो आप थोड़ा उनको एक जहन बनाने की कोशिश कीजिए कि आपने एमआईएम के लिए इब्तिदा में बहुत मेहनत की है, आपने एमआईएम को बहुत परवान चढ़ाया है, सारी बातें हकीकतें पूरे शहर की मालूम है, तो क्यों ना पुरानी तलखियाँ कुछ बुलाकर, जब शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस इस वक्त शिवसेना के साथ अलायंस हो सकता इतनी कट्टर पार्टी के साथ, तो आपकी तो दुश्मनी शायद इतनी गहरी ना हो, तो लोगों की एक बड़ी अक्सरियत तबका औरंगाबाद के जो सेकुलर पसंद है वो और मुसलमानों की, कि आप एमआईएम के साथ जुड़ के काम कीजिए, फिर से दोबारा आइए ताकि एमआईएम और ताकत से उभरे और कहने के वर्चस्व बढ़े। देखो साहब, 2009 में मैंने जो है असेंबली का इलेक्शन लड़ा था। तो जब लोग कहते थे कि तुम्हारा नंबर नहीं है यहाँ पर, यानी तुम्हारे इतने वोट नहीं है कि तुम अपने बलबूते पे चुन के आते, तो हमको लगा कि ऐसा कैसा नहीं है नोट। तो पूर्व के हल्के में मैंने इलेक्शन लड़ा था। मुसलमानों ने 50,000 वोट डाले थे और 48,000 में उम्मीदवार चुन के आया था। फिर जब मैं उसके बाद जब मैंने लोगों को रियलाइज़ किया, मैंने जब लोगों के पास गया फिर वापस बीच में, और उनको बोला कि कैसा नहीं है, हम कैसा चुन के नहीं आ सकते। 50,000 48,000 में यहाँ से एमएलए चुन के आ जाता, और मुसलमानों ने जितने वोट गिराए वो 50,000 वोट गिराए, तो हम हमारे बलबूते पे चुन के आ जाते थे। ठीक है। आज जो 2014 में असेंबली का इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन के अंदर एक हल्के में 80,000 वोट पड़ गए, एक हल्के के अंदर 70,000 वोट पड़ गए, लेकिन उम्मीदवार चुन के नहीं आया। 2014 में ही हमने जो बात कही थी कि दलित और मुसलमानों को एक जगह लाना चाहिए, जिस पे हमने बहुत ज़माने से कोशिश की। अगर मैं समझता हूँ कि दो कौमें एक जगह आ जाए सियासी एतबार से, तो औरंगाबाद में तो मैं ये दो हल्के के अंदर कोई जीत नहीं सकता, यही जीत सकते खाली। सियासी फायदा किसका है? पार्टी के सब नहीं, दलितों का है, मुसलमानों का है, दोनों को है ना, दलित मुसलमान, बड़े पैमाने पर मुसलमानों का है। मैं सिर्फ दो हल्के की बात कर रहा हूँ अंसारी साहब जी, सेंट्रल के हल्के की और पूर्व के हल्के की बात कर रहा हूँ, सिर्फ दो हल्के की साहब जी मेरे को अभी मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे जी। ये दो हल्के के अंदर अगर ये दो कौमें एक साथ वोट करती है तो फायदा किसको होने वाला है? फायदा तो कहने का सब पार्टी के भी होंगे और कहने का मुसलमानों के होंगे जो पिछड़े तबका थे। नहीं, कौन सी कौम को सियासी एतबार से फायदा होने वाला है ज्यादा, ये बड़े बताइए। पैमाने पर मुसलमानों को, क्योंकि अपने आप को बहुत पिछड़ापन महसूस कर रहे थे। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ आपको कि आप कौन सा फायदा देख रहे हैं इस शहर में? उस अलायंस का टूटना सियासी एतबार से दो कौमों को नुकसान पहुंचाने के बराबर है, और जिसने भी अलायंस तोड़ाई उसको सियासी फायदा हासिल करने का था या और कोई फायदा हासिल करने का था? ये बात मुसलमानों के ऊपर छोड़ दो आप। मुसलमान सोचे ये बात, तमाम औरंगाबाद के मुसलमानों को बोल रहा हूं खास तौर से मैं, कि ये बात मुसलमान खुद सोचे कि इसमें फायदा किसको था और कम फायदा किसको था, और वो अलायंस क्यों टूटा और किसने तोड़ा, और जिसने तोड़ा वो कौन से फायदे के लिए तोड़ा। सियासी एतबार से तो जहां तक मुझे समझ आती है साहब, ये पूरे महाराष्ट्र में ये दो कौमों का बहुत बड़ा सियासी नुकसान हो गया, ये अलायंस टूटना। छोटे भाई का और बड़े भाई का बिछड़ना घर को फोड़ने के बराबर हो गया। जिन्होंने पूरे स्टेजों पे छोटा और बड़ा भाई हुआ, तो ये दो भाइयों का टूटना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो गया घर को संवारने के लिए। महाराष्ट्र हमारा घर है, और जो लोग हमारे दुश्मन हैं, अगर ये दो भाई साथ में रहते थे तो आप समझ लीजिए
कि पूरी महाराष्ट्र की सियासत ये दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती थी, और ये दो भाइयों को किसने तोड़ा, इस पे आप जो है जरा थोड़ा सा सोच लीजिए कि किसने तोड़ा, और जिसने तोड़ा उसको सजा देना। अंसारी साहब, छोड़ना नहीं उसको। जिसने घर फोड़ा उसको छोड़ेंगे क्या? अब साहब वो तो जनता भी सोचेंगे ना साहब, मैं अकेला क्या है, जनता हमारे पास जमहूरियत है, लोकशाही है, तो कहने के आवाम भी तो कहीं सोचेंगे ना इसके। आप मीडिया है ना साहब, मेरे चौथा क्या बोलेंगे उसको, चौथा स्तंभ है ना। आप ऐसा कैसा, आप अपने आप को कम समझ रहे। आप जो बताते ना उसका बहुत असर पड़ता ना, तो जो बताते मैं वही बता रहा कि ये भी बताओ आप कि जिसने तोड़ा उसको छोड़ना नहीं। ऐसा आखिरी में जाते जाते एक सवाल ये है कि चलो आप वंचित में स्वागत नहीं है, एमआईएम में भी नहीं है जैसा आपने बताया, तो एक बतौर शहरी के आप असद साहब को और आप प्रकाश अम्बेडकर साहब को क्या पैगाम देंगे, जैसा एक दर्द के साथ एक पूरे सियासी हालात में आज की जो मौजूदा हालात है मुल्क के, उस पर संदर्भ में कि आप एक जगह आ जाइए या इत्तेहाद कीजिए, एक बतौर शहरी के आपका क्या पैगाम है दोनों कायदीन के नाम? नहीं, मैं दो कौमों को बोलता हूँ साहब। मैं दलित कौम से भी आपका पैगाम अगर वहाँ तक जाता हूँ तो उनसे भी कहता हूँ और मुसलमानों से भी कहता हूँ कि ये जो रोना है ना हमारा बास हर वक्त, सियासी, समाजी, तालीमी, हाँ, ये जो रोना है हमारा, तो ये रोना अगर हमको ख़त्म करना है तो हमको सियासी ताकत बनना पड़ेगी। और सियासी ताकत तुम सिर्फ अकेले अपने बलबूते पे नहीं बन सकते। 14% रख के हम सियासी ताकत नहीं बन सकते। 14 के साथ 11 को मिलाना पड़ेगा, और 11 के बाद जितने लोग आए उनको सबको मिलाना पड़ेगा, तो आप जो है एक बहुत बड़ी सियासी ताकत बन सकते हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि पूरा महाराष्ट्र आपके इर्द गिर्द घूमेगा। अब मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं यार, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है। बड़े लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा, मेरे समझ से परे, मेरी समझ से परे। इस तरह से आपने जावेद खुरेशी साहब की बात को सुना, और एक शहरियान की मांग थी, और हमें भी लगातार फ़ोन आ रहे थे कि आज वक्त का तकाजा है कि तमाम मुस्लिम एक जगह आए, और जो सियासी शऊर रखते हैं, सियासी हैसियत रखते हैं, सियासी वज़न रखते हैं, जैसा ये साहब रखते हैं, सभी को पता है, तो ऐसे लोगों ने एक जगह आना चाहिए। ये वक्त का तकाजा है। ये आवाम की एक राय थी, और उन्हीं की राय का एहतराम करते हुए इनके पास हम आए थे, और कई सवालात पे बातचीत हुई। अब जो सवाल हमने किए, जो जवाब उन्होंने दिए, अभी तमाम सवाल को और जवाब का तज्जिया हम जनता की अदालत पे छोड़ते हैं कि वो फैसला करे। लेकिन इतना ज़रूर है, हम तमाम शहर के बड़े बड़े लोगों से गुजारिश करते हैं कि तारिक शहर औरंगाबाद ने वो समय, वो वक्त, वो हालात भी देखे हैं कि कई लोगों को आपने मिलाने का काम किया है। ताज शहरियान की राय है कि ऐसे तमाम दिग्गज लोग जो कहने के एक आपसी इख्तलाफात का शिकार है, तो इनको मिलाने की कोशिश कीजिए। ये मौजूदा हालात में और सियासी हालात में एक वक्त की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि चलो देर से सही कुछ ना कुछ होगा, और कुछ इसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे।